हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रिंस का कॉमिक विशेषांक भूत से बड़ा मुर्दा का दूसरा और अंतिम भाग। एंथनी का प्रयास सफल हुआ था। एंथनी उस कैद से आज़ाद हो गया। प्रिंस, सभी भूत भाग चुके हैं। इंसानों की दुनिया से अलग बसी इस दुनिया का हर शख्स रोशनी से डरता है। मैं भी उसी दुनिया का एक नागरिक हूँ। अगर रात थोड़ी और लंबी होती तो अंकल सोनी की भूत टीम को इस उत्पात की वजह पूछे बिना न जाने देता। दिन एंथनी को इस दुनिया में रुकने की इजाजत नहीं देता था। भोर की पहली ही किरण, चिड़ियों की प्रथम चहचहाट या मुर्गे की बांग, ये एंथनी को उसकी कब्र का रास्ता बताते थे। खैर, अब यह भूत नेटवर्क भी तो कल रात से पहले क्रियाशील नहीं होगा, इसलिए मुझे उसकी ओर से किसी गड़बड़ की फिलहाल कोई आशंका नहीं है। कब्र फट चुकी है। मैं अंदर चला। एंथनी की आत्मा यहाँ एंथनी का शरीर छोड़ने आती है और जब लौटती है तो नन्हे किंग को जन्म देती है। एंथनी की बेटी मारिया का बेटा किंग। किंग, उठो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो, स्कूल जाने का टाइम हो गया, बस छूट जाएगी। बस मम्मी, 5 मिनट और। अब सारा दिन आत्मा को किंग के शरीर में रहना था। किंग के रूप में ही दोबारा जन्म हुआ था एंथनी की आत्मा का। 2 शरीरों को जीवन देती थी एक ही आत्मा। दूसरे महानगरों की तरह रूपनगर में भी आवास समस्या बड़ी है। कुछ बिल्डर रास्ते में भी आवास उपलब्ध कराते हैं। साइट विजिट का आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन मुझे एकोमोडेशन मिल तो जाएगा 100% जल्द ही। ये तो कोई कब्रिस्तान लगता है। घबराओ नहीं, चले आओ। क्या तुम्हारी बिल्डिंग यहाँ बन रही है? बन नहीं रही, बन चुकी है। वो देखो, मैंने जिस एकोमोडेशन की बात की थी वो ये है। खाली कब्र? मैं कब्र किराए पर देता हूँ। ये कब्र तुम्हारी हुई। किराए के रूप में मैं लूंगा तुम्हारी जान। उफ, नहीं। अरे, कब्र को मिट्टी से क्यों भर रहे हो? तब तक उस व्यक्ति की समझ में आ चुका था कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। बचाओ! मदद के लिए चीख रात को गूंजे तो आता है प्रिंस। काव काव, बचाओ! प्रिंस आता है तो पीछे पीछे आता है एंथनी भी। शायद ये भी उसी भूत नेटवर्क का एक और भूत है जिन्होंने शहर में अपनी हरकतों से उत्पात मचा रखा है। इस कब्र में मैं तुम्हें भेजूंगा। मुझे तेरा ही इंतजार था मुर्दे एंथनी। मेरी भूत फौज को तूने परेशान कर रखा है। तुझे शायद पता नहीं कि सियारा इसी कब्र का रहने वाला है। यह कब्र मेरी ही है, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। उफ, ये तो अत्यंत शक्तिशाली आत्मा है। रफ ये मेरा सिर तीव्र रफ्तार से नीचे सड़क से टकराने जा रहा है। भाग! मैं ठीक समय पर वहां से टेलीपोर्ट हो गया, न था मेरी खोपड़ी में कई फ्रैक्चर आ जाते। मगर अब बारी इसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर की है। सियारा एंथनी से बराबर की टक्कर ले रहा था। तुझसे तो मैं वैसे भी मिलने वाला था, क्योंकि वैसे तो तू भूत ही है। और भूत जब इंसानों को उनकी मर्जी का मजा चखाने निकले तो आकर उन्हीं को मार रहा है। सॉरी। मगर फिर भी तू हम भूतों के बजाय इंसानों की मदद करता है। और भूत जब इंसानों को उनकी करनी का मजा चखाने निकले तो आकर उन्हीं को मार रहा है। टाक! मेरा जन्म ही इसी उद्देश्य से हुआ है सियारा। इंसानों में इंसानियत मर रही है, इसलिए धरती पर भूत बढ़ रहे हैं। जरा सी बात पर कोई भी किसी की जान ले लेता है। ईश्वर ने तो सभी को पूरी आयु देकर भेजा है, लेकिन जब वो अकाल मौत के गाल में समा जाता है तो भूत बनकर भटकता है। तब अपनी शेष आयु उसे भूत बनकर ही इस धरती पर गुजारनी होती है। मैं उन लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाता हूँ जो इंसानियत छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, ताकि इंसानियत जिंदा रहे और बेवजह खून खराबा ना हो। सबको इंसाफ मिलेगा तो भूत बनने बंद हो जाएंगे। ये क्रॉस कब्रों पर आत्माओं की शांति के लिए ही लगाया जाता है। उम्मीद है कि अब तू भी शांत हो जाएगा। इसे निकालो। निकाल दूंगा, मगर पहले तुझे बताना होगा कि तेरी भूत फौज शहर में उत्पात क्यों मचा रही है। अभी अभी तुम ठीक कह रहे थे एंथनी, कि इंसानों में इंसानियत मर रही है। जरा सी बात पर कोई भी किसी की जान ले लेता है। तुमने ठीक कहा कि ईश्वर ने इंसान को पूरी आयु देकर ही धरती पर भेजा है, लेकिन जब वो अकाल मौत के काल में समा जाता है तो भूत बनकर भटकता है, और तब अपनी शेष आयु उसे भूत बनकर ही इस धरती पर गुजारनी पड़ती है। हमारे साथ यही हुआ है। तुमने ठीक हमारी नब्ज पर हाथ रखा है। हम इंसानों को सताकर इसी बात का बदला ले रहे हैं एंथनी। ओह एंथनी, इस क्रॉस को बाहर निकालो।
मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूँगा, जो इस दुनिया जैसी ही है, मगर ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ की तो हमेशा के लिए कैदी बनाकर रखूँगा। आत्मा। एंथनी ने उस क्रॉस को सियारा की आत्मा से खींचकर निकाला। सियारा उठ खड़ा हुआ। एंथनी, पहले जब मैंने तेरे बारे में सुना था तो मेरा रोम रोम गुस्से से कांप उठा था, मगर तूने इंसानियत के सही मायने पढ़ाकर मुझे गलत साबित कर दिया। इंसानियत को जिंदा रखना जरूरी है एंथनी, क्योंकि वास्तव में तो इंसानियत के मरने से ही भूत बनते हैं। आज मेरी समझ में आ गया कि मुर्दा भूत से सचमुच बड़ा है। तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर जा रहे थे। हमारी दुनिया कोई अलग नहीं है एंथनी, वो इंसानों की दुनिया में ही है। हम अशरीरी होने के बाद भी इसी दुनिया में रहते हैं, बस तरीके व खान पान का ढंग बदल जाता है। यहाँ वहाँ जाने के लिए हम भी इन्हीं बसों में ही यात्रा करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह क्लबों, रेस्तराओं, सिनेमा इत्यादि जैसी मनोरंजन की जगहों पर जाकर अपना मनोरंजन करते हैं। बस हमें टिकट नहीं लेना पड़ता। इंसानों को हमारे उनके आसपास होने का आभास भी नहीं हो पाता। बहुत याद आती है तो उन अपनों से मिलने चले जाते हैं जिन्हें खो चुके हैं। शायद तुम्हारा परिवार है। हाँ, काश ईश्वर ने कोई ऐसा नियम भी बनाया होता कि अशरीरी होने के बाद भी हम अपने परिवार को दिखाई पड़ते, उन्हें महसूस हो पाते, उनके सुख दुख बांट पाते। फिर मृत्यु का कोई मतलब नहीं रह जाता। बहुत सी सामाजिक मुश्किलें पैदा हो जाती। मगर फिलहाल तुम मुझे उन मुश्किलों के बारे में बताओ जो तुम्हारे उत्पाद की जड़ हैं। हाँ हाँ, बताता हूँ। हमने इस वीरान पड़े बंगले को अपना निवास बनाया है। आओ अंदर चलें। ये है हमारी छोटी सी दुनिया एंथनी। इसे मैंने भूत शेल्टर नाम दिया है। रूपनगर में जब भी कोई शरीफ आदमी मरता है तो इसी शेल्टर की शरण लेता है। वो मरने के बाद भी वैसा ही रहता है। इसलिए शैतान व बददिमाग भूतों को मैं यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं देता। उनके अलग ठिकाने हैं। मगर हरकतें तो तुमने भी शैतानों वाली ही की हैं। ऐसा मत कहो एंथनी। कोई इंसान रोता है तो उसके आंसू देखने व पहुँचने के लिए बहुत से अपने लोग होते हैं, मगर जब कोई आत्मा रोती है तो उसका दुख बांटने वाला कौन होता है? हमने जो हरकतें की हैं वो दुखी होकर की हैं। इनको देखो। अरे प्रिंस, ये तो वही है जिन्होंने पुलिस वालों की वर्दियाँ, उनके हथियार, उनके पर्स इत्यादि लूट लिए थे। पुलिस वालों ने इन भूतों का यही हुलिया बताया था। बताओ, कहाँ है उन पुलिस वालों का लूटा हुआ सामान? ठहरो एंथनी, अगर मैंने इन्हें संकेत ना कर दिया होता तो ये सबके सब तुम पर टूट पड़ते। तुम्हें वो सामान मिल जाएगा। ये सभी पुलिस के जुल्मों का शिकार होकर मारे गए थे एंथनी। ये बैन जो है, ये तुम्हें बताएगा जो इस पर गुजरी। गुजरे की याद मत दिलाओ सियारा। वो खौफनाक रात याद आती है तो मेरी रगों में बेबसी और नफरत का लावा खोलने लगता है। हम मामूली जेब कतरे थे। माना कि हमारे धंधे को समाज में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन पेट भरने के लिए क्या करते? सिर पर ढोने के लिए ईंटें हर समय नहीं मिलती थी। जेब कतरों की भाषा में जेब काटने वाले को मशीन कहा जाता था, और मैं मशीन का ही काम करता था। धंधे में हमसे बड़े ठेकेबाज होते हैं। ये हथियार रखकर चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी काट डालते हैं। भागो! इस क्षेत्र में टाइगर का दबाव व खौफ था। टाइगर ठेकबाज है। उस दिन मेरी बेटी शबनम का बर्थडे था। मैंने उसे कलर टीवी देने का वायदा किया था, लेकिन शबनम जानती थी कि उसके लिए मुझे किसी की जेब काटनी पड़ेगी। मुझे टीवी नहीं चाहिए। शायद उन पैसों से किसी की फीस भरी जानी हो, किसी की दवा आनी हो, या किसी का महीने भर का राशन आना हो। काश उस रात मैंने अपनी बेटी की आंखों में छुपे उस दर्द को महसूस करके वह धंधा हमेशा के लिए छोड़ दिया होता। जेब कतरे। उस दिन बस में खूब हल्ला मच गया और हम सभी पकड़ लिए गए। बदकिस्मती से उसी बस में आगे जाकर ठेकबाज टाइगर ने भी धावा बोल दिया और उसके हाथों 2 हत्याएं हो गई, जिसका केस भी इसी थानेदार देवराज शोरबा के पास आ गया। इन हरामखोर जेब कतरों ने नाक में दम कर रखा है। उस रात इंस्पेक्टर शोरबा खूब नशे में था। हमें देखकर वो भड़क गया। मारो इन हरामखोरों को। आज इनके कारण मुझे कमिश्नर की गालियां सुननी पड़ गई। खुलेआम कत्ल कर देते हैं। अब तेरी तो मैं। कत्ल हमने नहीं किया। हत्यारों को 24 घंटे में पकड़ने का ऑर्डर हुआ था। मैं 24 घंटे 24 मिनट में पकड़ूंगा और एनकाउंटर भी करूंगा। थानेदार ने लॉकअप का ताला क्यों खोल दिया था उस वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं था। हमें लॉकअप से भागने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लॉकअप तुम्हारे बाप का नहीं है। जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। ठाए ठाए हवलदार, रिपोर्ट तैयार करो कि वो हत्यारे ढेकबाज एनकाउंटर में मार दिए गए। हम अकाल मौत का शिकार हो गए। उफ नहीं, ये क्या हो गया? कमीने इंस्पेक्टर ने हमें ही उन हत्याओं का दोषी बनाकर एनकाउंटर में मार डाला। मेरी मासूम बच्ची मेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं कभी नहीं लौटूंगा बच्ची, कभी नहीं। बेंजो की आवाज़ में असीम दर्द उमड़ आया। एंथनी,
ठेकबाज टाइगर आज भी हत्या करता फिर रहा है। वो हत्यारा इंस्पेक्टर उसकी हत्याओं का दोषी फिर किसी और को बनाकर उसे भी एनकाउंटर में मार देगा। नहीं मारेगा। अब वो कहीं एनकाउंटर नहीं करेगा। का एंथनी, ये कहानी अकेले बेंचों पर ही खत्म नहीं हो जाती। इन्हें देखो, ये एक सर्कस के कलाकार हैं। ग्लोब सर्कस जब तक चली मालिकों ने खूब पैसा बनाया। धोखे में कलाकार रहे क्योंकि मालिकों ने अचानक सर्कस को बंद करके उसी ज़मीन पर एक 5 सितारा नाइट क्लब कसीनो बनाने का निश्चय किया था। लेकिन डागा साहब, हमारा क्या होगा? तुम चाहो तो गली मोहल्ले या चौराहे पर खेल दिखाकर अभी भी पैसा कमा सकते हो अंकल सोनी। यह अन्याय सर्कस के कलाकारों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सर्कस छोड़कर जाने से मना कर दिया। इस सर्कस को हमने पाला है, सर्कस के अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। उस रात सर्कस में ज़बरदस्त आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में सभी कुछ राख हो गया। सर्कस भी, उसके कलाकार भी, जानवर भी, क्योंकि कलाकारों के तंबू के बाहर जाने के रास्ते को बांध दिया गया था। रास्ते खुल नहीं पा रहे हैं, बाहर से बंधे हुए हैं। धुआं व आग भयानक है। पिंजरों पर पहले ही ताले पड़े हुए थे। जला हुआ शमशान बचा रह गया था। या वहां पर मंडराती हुई अतृप्त आत्माएं। हर कोई जानता था कि अब वहां पर सर्कस नहीं बनेगा, वहां पर क्लब बनेगा। अमीर लोग वहां आकर अपना मनोरंजन करेंगे। क्लब के उद्घाटन के दिन ही ये रहस्य खुला। डागा साहब, सर्कस को हटाने के लिए उसे जलाकर राख करने वाली योजना बढ़िया थी। मैं भी एक झुग्गी बस्ती की जमीन खाली करवाने के लिए कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। वो आग लगाई थी एंथनी, लगाई गई थी एंथनी। आज तक भी डागा को उसके इस जघन्य गुनाह की कोई सजा नहीं मिली है। अब मिलेगी सियारा। और तुम्हारी जान कैसे गई? सियारा अपने अतीत में उतरता चला गया। मैं एक नामी बॉक्सर था, सियारा सियारा सियारा, जिसने आज तक कभी कोई मुकाबला नहीं हारा था। उस प्रदर्शन में मुझसे जीत छीनने की कोशिश की गई। आज तो जीत कर भी नहीं जीतेगा सियारा। मैं अपने उस प्रतिद्वंदी गिरगिटा की बात का मतलब उस वक्त नहीं समझा था। मैंने गिरगिटा को परास्त कर दिया। उफ! आज मेरी रग रग में पहले से भी ज्यादा स्फूर्ति भरी हुई थी। गिरगिटा के पराजित होने के बाद मुझे उस स्फूर्ति का रहस्य उस वक्त समझ में आ गया जब मुझ पर उत्तेजक दवाएं स्टेरॉइड्स लेने का इल्जाम लगाया गया। नहीं, ये झूठ है। मैंने शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए उत्तेजक दवाएं नहीं ली, मगर मेरा डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव निकला। मुझसे मेरे आज तक के जीते गए सभी पदक वापस ले लिए गए। मैंने कहा था ना कि आज तुम जीत कर भी नहीं जीतोगे। खेल जगत में हुई मेरी थूथू मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। नव भारत टाइम्स, सियारा अयोग्य घोषित, सभी मेडल्स वापस छीने गए। मैंने एक बहुमंजिला इमारत से कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मुझे मौत तो मिल गई, लेकिन मेरी अतृप्त इच्छाओं ने मुझे मुक्ति नहीं दी। हा 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 हा। बेचारा सियारा, उसे पता ही नहीं चला कि मैंने ही उसकी कॉफ़ी में स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स मिला दी थी। मेरे बाद गिरगिटा का सिक्का चल निकला। नया बॉक्सिंग चैंपियन गिरगिटा। एंथनी, मैंने भटकती रूहों का एक संगठन बनाया और ऐसे लोगों को मजा चखाने का निश्चय किया, मगर फिर भी हम किसी की जान नहीं लेना चाहते थे। ऐसा करने से मेरे संगठन के भूत अनियंत्रित व हिंसक हो सकते थे। उन लोगों के गुनाह वाकई माफी के काबिल नहीं। इन्हें सजा मैं दूंगा। उसी समय उस सुनसान सड़क पर। कमाल है, जब आपने हमें जेब काटने के आरोप में पकड़ ही लिया है तो फिर भागने के लिए क्यों कह रहे हैं? अबे तू भागेगा नहीं तो तेरा एनकाउंटर कैसे होगा? चल भाग। जिंग जिंग जिंग, उड़ा दो सालों को गोलियों से। गोलियां तो चली मगर लाश एक भी ना गिरी। अरे, ये बीच में कौन आ गया? सारी गोलियां इसे ही लग गई, मगर ये फिर भी जिंदा खड़ा है। ये तो मुर्दा एंथनी है। मैं तो सोच रहा था इंस्पेक्टर कि तू मुझे पहचानेगा नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं तेरे हथियार उन भूतों से छुड़ा लाऊंगा, मगर ये मैं तुम्हें दूंगा नहीं। आज इससे मैं तुम सबका एनकाउंटर करूंगा। नहीं एंथनी, हमें जाने दो। जाओगे तो सही, मगर भाग कर चलो। भागो, वरना मैं तुम्हारा एनकाउंटर कैसे करूंगा। धाड़! एंथनी ने भून डाला उन्हें। जिंग 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 जिंग, आ आ। वर्दी पर लगा झूठ का एक भी दाग एंथनी माफ नहीं करेगा। इधर डागा के चेहरे पर पसीना ही पसीना थरथरा रहा था। जल्दी करो, तिजोरियों में भरा पैसा, जेवर, प्रॉपर्टीज, पेपर जल्दी निकाल कर मेरे पांडू रोड वाले बंगले में पहुंचाओ। मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर एक्साइज और इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। ये कौवा कहाँ से आ गया? तूने गलत सुन लिया डागा, रेट तो मौत की पड़ी है। आह, न जाने कौन है ये, भून दो इसे। था 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 था। तुमने भून लिया, अब मैं भूनता हूं ठंडी आग से। स्क्रिच! था। सर्कस को आग लगाकर बनाया क्लब, कमाई करोड़ों की दौलत, मगर देख अब वो तेरे किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि तू अब जल कर मरेगा।
ये सारी दौलत सर्कस के उन गरीब कलाकारों के परिवारों के पास हिफाजत से पहुंचा दी जाएगी जिन्हें तूने जलाकर मार डाला था। और अब बचा था गिरगिटा। कौन है? तुम जैसे हुए उन लोगों का दुश्मन जिन्होंने मक्कारी का मास्क अपने चेहरों पर लगा रखा है। ले, ये ग्लव्स पहने ने। बॉक्सिंग का चैंपियन है ना तू? चल मुझसे मुकाबला कर। तू मुझे 100 मारेगा, मैं तुझे 1 मारूंगा। जो धराशायी होगा वो हारेगा। मैं तुझे 1 में ही धराशायी कर दूंगा, लेकिन गिरगिटा 100 में भी उसे धराशायी नहीं कर पाया। तुम कौन हो? बताता हूँ। एंथनी गोंजाल्वेस। तेरे 100 पूरे हो गए, अब मेरा 1 खा। थार। एंथनी का 1 सचमुच उसे भारी पड़ा था। एंथनी प्रिंस के साथ वापस भूत शेल्टर लौटा तो भूत शेल्टर खाली पड़ा है। उनकी अतृप्त इच्छाएं उन्हें मुक्त नहीं होने दे रही थी। कसूरवारों को सजा मिलते ही उनकी अतृप्त इच्छाएं पूरी हो गई और वे मुक्त हो गए। थैंक यू एंथनी, मुर्दा भूतों से बड़ा नहीं। अच्छा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी के अगले कॉमिक विशेषांक मेरी बला तेरे सिर में। तब तक के लिए धन्यवाद।